आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि 2020 का सेट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्या 2020 का सेट नंबर 5 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जब हमने यानी कि बेग की परिभाषा लिखा है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखवाए थे। उसमें लिखाया था बेग स्थान ताप बढ़ने पर क्या होता है, लिखवाया था, देख लेना। बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगा, पॉइंट लिखवाए थे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका विलयन अनुसंज्ञक गुणधर्म नहीं पूछा गया है। तो वो अनुसंज्ञक गुणधर्म होते क्या हैं? देखिए, वासुदेव का अवनमन भी होता है, ठीक है, हिमांक में अवनमन भी होता है, पराशरण दाब भी होता है। केमिस्ट्री में कभी प्रश्न तनाव आया? नहीं आया था। विलयन चैप्टर में प्रश्न तनाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ए भी गलत होगा, ए भी गलत, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम में पढ़ लें इस क्वेश्चन। एक उत्प्रेरक क्या अभिक्रिया की वेग बढ़ा देता है? अभिक्रिया के वेग ऊर्जा इनकी अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देता है। अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इतने हम उत्प्रेरक उस पर रखते थे, जिस टाइप से रिएक्शन करते हैं इसके ऊपर रखते हैं उत्प्रेरक इन्हें कैटालिस्ट से बोल देते हैं। इसको क्या करता है? इतने सिंपल है। यहाँ उत्प्रेरक का मतलब क्या था? यहाँ आप कमेंट करना है इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? DDT, फ्रेयान, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर डा का क्या आएगा? देखिए, जहाँ भी ज़्यादातर इनमें से सभी लिखा हो डायरेक्टली टिक मार देना, तुक्का मत देना, तब भी काम चल जाए। ज़्यादातर इनमें से सभी है, ठीक है, ये भी उत्पन्न कर रहा है। फिर देखिए, कार्बेनियम अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है? कार्बेनियम क्या लिखा है तो उसमें क्या बनता था? साइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट। आप कमेंट करना यहाँ पर क्या बनता था। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे चा का क्या बनता था? सेकंड का इतना लिखा है, आइसोसाइनाइड बनता था। देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ? 2.25 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक में इतने कमी होती। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का। पीछे करवा चुके हैं हर साल, भाई इनकी आ रहा है क्वेश्चन, वही बार बार घूम रहे हैं। दूसरे का का दिया। सबसे पहले हमें दिया है, दिया है। देखिए, क्या दिया है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज का हमें क्या दे दिया है? यहाँ पर क्या दे दिया ग्लूकोज का? यानी कि वेट दे दिया, यानी कि स्मॉल डब्लू बिले है। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज 2.25 ग्राम, ठीक है। ग्लूकोज अणुभार इसका कितना दे दिया हमें? यहाँ पर 180 दे दिया है। यहाँ पर होता भी याद कर लेना, ठीक है। 25 ग्राम जल में विलायक क्या है? विलायक का अणुभार यानी वेट कितना दे दिया है? 25 ग्राम दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। 25 ग्राम विलायक के घुलने पर हिमांक में इतने कमी। डेल्टा TF का मान दे दिया है, डेल्टा TF फ्रीजिंग कितना दिया है? 0.93 सेंटीग्रेड, ठीक है। जल में मोलर अवनमन स्थिरांक यानी KF का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? KF का मान। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है लिखवाया था, यानी कि डेल्टा TF। यहाँ पर अगर बी में देता तो बी ले लेता। डेल्टा TF क्या होता है? 1000 गुणा स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई KF, यम डिवाइडेड बाई यम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। फार्मूला होता है, हमें निकालना है KF का मान। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो डेल्टा TF यम कैपिटल डब्लू इजिकल टू क्या बचा यहाँ पर? 1000 स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई KF बचा। हमें निकालना KF का मान। इसको नीचे ले आइए तो लिख सकते हैं KF बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF यम कैपिटल डब्लू, ठीक है। इसको हम नीचे ले आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का है बीच में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हो गए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का नीचे लाएंगे, किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? KF। अब देखिए, KF बराबर क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कीजिए। डेल्टा TF का कितना है? 0.93 गुणा अणुभार कितना दिया है? यम का मान कितना है? 180 लिख दिया, गुणा कैपिटल डब्लू का मान कितना है हमारे पास? 25 लिख दिया यहाँ पर, 25 है, डिवाइड बाई स्मॉल डब्लू का मान कितना है? 2.25 मल्टीप्लाई कितना है? 1000 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर उड़ा दें, उड़ा दीजिए, यहाँ पर उड़ा दिया। देखिए 25 पंचायत 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 सत्ती या 5 से काटिए। देखिए इसको 5 से, 5 चौक 20, ठीक है। 5 चौक 20, 2 बज के 25, 55 5 से काटिए। 5 1 5, 5 ने 45, 25 से यहाँ कितना होता है? 225 हो, 25 दशावन 250, ठीक है। 9 आ गया यहाँ पर। फिर देखिए KF का मान यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? KF बराबर 93 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 1 बचा होगा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 9 गुणा 1000 क्या बचा? 1000 बचा, राइट। अब देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 9 से इसको 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, तो क्या बचा यहाँ पर? KF बराबर
93 दूना कितना होता है 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 186 डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 100। अब इसको भाग करेंगे कितना 1.86 आ जाएगा। के एफ का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, के एफ का मान आ जाएगा हमारे पास 1.86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.86 आ जाएगा नहीं। कि इसका मात्रा क्या होता है केल्विन किलो मोल इनवर्स। देखिए इतना सिंपल सवाल है, कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले इतना जो डाटा दिया गया है यहाँ पर, विलय का भार दिया है, विलायक का भार दिया है, एम का मान दिया है, डेल्टा टी एफ दिया है, हेमांक में मान का मान निकालना है, के एफ का मान निकालना है। फार्मूला लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया 2Fe3+, एक उसमें 2I, एक को देंगे 2Fe2+, I2 दी गई है। सेल का ताप 298 केल्विन पर ई नोट सेल 0. इतना दिया है। सेल का अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। इसके लिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, दूसरे का क्या है हमारे पास खा है, दूसरे का क्या है यहाँ पर दूसरे का खा। इसके मानक गिब्स ऊर्जा का फार्मूला लिखवाया था, आया था क्वेश्चन और एक सेट में। क्या होता है माइनस का एन एफ, या प्लस का लिख लीजिए, प्लस का ना लिखिए कोई, या एन एफ ये ले लीजिए एन एफ। ठीक है, क्या होता है एन एफ ई नोट सेल ये फार्मूला होता है। जहाँ ई एफ क्या होता है फ्राइडे नेतांक, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है यहाँ पर देखिए ई नोट सेल का मान कितना दिया हमें यहाँ पर, ई नोट सेल का बहुत सिंपल सवाल है। ई नोट सेल का मान दिया है हमें 0.236 वोल्ट। ठीक है, गिब्स ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी का मान निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा जी का मान देखिए किस टाइप से निकालेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर देखिए ई नोट सेल का मालूम है, फ्राइडे नेतांक हम जानते हैं 96,500 होता है। फ्राइडे नेतांक कितना होता है 96,500। ठीक है, फ्राइडे नेतांक कितना होता है 96,500। देखिए इसका मान मालूम है, इसका मान कहाँ से लाएं बताइए, कहाँ से लाएं। इसके लिए एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, देखिए कहाँ गई रिएक्शन ए दी गई है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2Fe3+ से कितने हैं यहाँ पर 3 दूनी 6 यहाँ पर हैं, और यहाँ पर 2 दूनी 4 है। देखिए इसको लीजिए, पिछला से नेनट समीकरण से क्वेश्चन सोल्व करते वही यहाँ पर लगा दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन घूम कर आ रहा है। देखिए 2Fe3+ से क्या बन रहा है हमारे पास, या 2Fe2+ बन रहा है। हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बराबर करने हैं। देखिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन 3 दूनी 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इधर की मल्टीप्लाई 6 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इधर। अब इधर कितने हैं हमारे पास 2 दूनी 4, यानी कि इधर कितने हैं 2 3 6 प्लस के हैं, इधर 6 प्लस हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं 6 प्लस लिखे हुए हैं 2 3 6, और इधर कितने लिखे हैं 2 दूनी 4 लिखे हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में कितने 2 दूनी 4 प्लस, और हमें बराबर करने हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ इधर 2 से कर दें मल्टीप्लाई तो इधर बराबर हो जाएंगे, इधर 4 बचेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे, 2 4 इलेक्ट्रॉन इधर बचेंगे। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस टाइप से इधर मल्टीप्लाई कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन से, किधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, इधर 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा काम। यही हमारे 2 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। ठीक है, यही तो एन बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 6 में से 2 घटाइए कितने बचे 4, और 2 दूनी 4 इधर भी 4 बराबर हो, तो एन का मान कितना आ गया हमारे पास 2 का। इस टाइप से पता लगा लेते हैं इनका मान यहाँ पर बोलिए तो ये आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी बराबर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना है 96,500। इसका फ्राइडे नेतांक का मान याद कर लेना कितना होता है 96,500 होता है। 96,500 लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई ई नोट सेल का मान कितना हमारे पास, ई नोट सेल कितना है 0.236 है, 0.26। डेल्टा जी का मान आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना। इसका मात्रा क्या किलो जूल में आ जाएगा, इसका मात्रा जो भी आ जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, तो काट ही दिया, ये भी काट दिया है। देखिए तीसरे का प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, देखिए लिखिए उदाहरण से समझिए। देखिए प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिखिए, क्या लिखिए त्रिम। देखिए प्रतिलोम परासरण क्वेश्चन नंबर क्या तीसरे का है, तीसरे का। ठीक है, प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं उदाहरण से समझाइए। तो लिखिए यहाँ पर एक अर्ध झिल्ली यानी कि एक अर्ध झिल्ली द्वारा उच्च दाब के अंदर, एक अर्ध झिल्ली द्वारा उच्च दाब के अंदर, उच्च दाब के अंदर पानी पर बल लगाकर गंदे तत्वों को बाहर करते हैं। क्या करते हैं बाहर करते हैं, और पानी को साफ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं
आर ओ का, आर ओ बोल सकते हैं यहाँ पर, आर ओ बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखिए देखिए, एक अर्ध झिल्ली द्वारा उच्च दाब के अंदर, ठीक है, दाब के अंदर पानी पर बल लगाकर, दाब के अंदर पानी पर बल लगाकर पानी पर बल लगाकर गंदे तत्वों को बाहर करते हैं, गंदे तत्वों को, ठीक है, गंदे तत्वों को बाहर करते हैं और पानी को साफ करते हैं, और पानी को, बहुत सिंपल भाषा में, और पानी को साफ करते हैं, ठीक, उसी को आर ओ बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आर ओ बोलते हैं, उसे आर ओ बोलते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, आर ओ बोलते हैं, ठीक है। यही प्रतिलोम प्रसारण की परिभाषा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, आर ओ ही हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आर ओ हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखने हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर सार्टिगीज और फ्रेंकल दोष के हम उदाहरण से समझाइए, काट दिया गया है। निम्न की संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कोल्लाउस का नियम लिखवा चुके हैं, हो चुका है। लेंथेनेट अंकुचन या संकुचन पर टिप्पणी लिखी है, ये भी करवा चुके हैं, पीछे हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। सब हो चुके हैं क्वेश्चन, इतने सेट कर चुके हैं। देखिए 7 2023 के किए, 2023 के साथ किए, 7 2022 के किए, 14 और 5वां सेट, 14 और 4 कितना है, 4 सेट, 5वां सेट चला, 14 और 4 कितने, 18 सेट कर चुके हैं। 18 सेट कर रहे हैं तो मैच नहीं करेगा, सब कर चुके हैं, 18 सेट सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लेंथ में हो चुका है, बूट फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, हो चुकी है। रासायनिक समीकरण लिए डाइक्लोरोमेथेन, सब क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ, हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिलीन की नाइट्रस तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया शायद लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी, लिख लीजिए यहाँ पर। तो हाफ में ब्रोमाइड द्वारा गा क्वेश्चन है, क्या है, गा। तो यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं, यानी कि हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, जब एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड की ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षारों के विलयनों के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राथमिक बनाते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ले लीजिए यहाँ पर एमाइड ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, एमाइड RCOENH2, एक क्या ले लिया, हमें एमाइड ले लिया, इसकी ब्रोमीन से क्रिया करा दीजिए Br2, और किससे एक क्षार ले लीजिए 4KOH ले लीजिए यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास एथिलमीन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, R प्राथमिक एमीन RNH2 बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा 2KBr बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा K2CO3 बन जाएगा, प्लस का 2H2O बन जाएगा। अब देखिए समझिए रिएक्शन, देखिए जहाँ हमने बताया, जहाँ भी K दिखे, जहाँ Br दिखे, वहाँ KBr निकल जाता है, RNH2 एमीन बन जाएगा OT। अब यहाँ पर देखिए K2CO3 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा K2CO3, ठीक है। और यहाँ पर जल, और फिर देखिए इसकी क्रिया यही आपको हाफ की क्या है, हाफ में ब्रोमाइड द्वारा क्रिया बनाने की, यानी कि क्या है, एथिलमीन है। तो R की जगह पर आप C2H5 ले लीजिए, R की जगह पर C2H5 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, रख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, R की जगह पर CONH2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा Br2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4KOH हो जाएगा। अब R की जगह पर C2H5 रख लीजिए, बाकी सब AGT, C2H5NEH2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2KBr हो जाएगा, प्लस का K2CO3, बाकी सब HTs, K2CO3 प्लस का 2H2O हो जाएगा। क्या है हमारे पास, एथिलमीन है, क्या है, एथिलमीन। फिर देखिए क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में, एथिलमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो लिखिए यहाँ पर एथिलमीन की कैसे क्रिया करानी है, नाइट्रस अम्ल से। लिखिए यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराइए, नाइट्रस अम्ल की क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल की, नाइट्रस अम्ल यानी कि एथिलीन का फार्मूला क्या है, C2H5NH2, ठीक है, C2H5NH2 प्लस का नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO2। फार्मूले जरूर याद कर लेना, नहीं तो कुछ नहीं होगा फिर पेपर में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर नाइट्रस अम्ल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। देखिए C2H5NH2, O यहाँ, एक O यहाँ से निकाल लीजिए, EH निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, OH हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर N2 गैस है, N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा गैस, यहाँ पर N2 गैस उड़ा देंगे, N2 प्लस का H2O निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम से आपको रिएक्शन बनानी है। क्या हमारे पास एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल,
एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल है। फिर देखिए किससे क्रिया करानी है, क्या लिखा हुआ, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी कि गिरना डबकर में बोल सकते हैं जिसे। मेथिल मतलब कि मेथिल का मतलब CH3, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है Mg, आयोडाइड का मतलब क्या होता है आई। इससे क्रिया कराने से क्रिया, इसे गिरना डबकर में बोल सकते हैं, से क्रिया गिरना डबकर में है, ठीक है, क्रिया कराइए यहाँ पर। तो यहाँ पर मेथिल में ले लीजिए C2H5NH2, ठीक है, प्लस का क्या ले लेंगे यहाँ पर, इसको ले लीजिए CH3MgI, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगी, CH4 बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा C2H5, देखिए C2H5 क्या बचा हमारे पास NHMgI, ठीक है, MgI दिख रहा होगा, NHMgI, देखिए देखिए यहाँ पर क्या है CH3, एक H यहाँ से निकाल लिया H, तो CH4 बचा, जो का तो उसको लिख दिया, ठीक है, क्या बचा C2H5, फिर क्या बचा हमारे पास N बचा, N लिख लिया, फिर क्या बचा एक यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर EH, यानी कि यहाँ से एक H निकाल लिया, इसमें 4 हो गया, यहाँ पर क्या बचा एक H बचा, तो NH लिख लिया NH, और फिर क्या बचा हमारे पास MgI लिख लिया यहाँ पर। इस टाइप से आपको रिएक्शन कर देनी है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के कोटि का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर क्या गया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल 60 मिनट में, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिए लिखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कोटि का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा, यानी कि चौथे का 5वें का क्या है, का है, ठीक है, 5वें का का। तो अभिक्रिया कोटि का फॉर्मूला नब्बे लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, बड़ा सिंपल होती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया कोटि का किसी अभिक्रिया के अभिकारों की संख्या की घातों का योगफल, अभिक्रिया की संख्या का घातों का योगफल क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, तो लिखिए यहाँ पर किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल, घातों का योगफल, क्या घातों का योग, सांद्रता के लिए लीजिए, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल, घातों का अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, सही परिभाषा है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। बस हो गई परिभाषा। एक रिएक्शन लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, एक रिएक्शन, भाई अभिक्रिया की कोटि H2 प्लस का I2 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए I2 गिव्स आउट 2HCl बन जाएगा, यहाँ पर 2HI बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Cl ले लेता तो 2HCl हो जाता, ठीक है। और इसकी घात कितनी हो गई, एक, इसकी घात कितनी हो गई, एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 + K1 = 2। क्या लिखा हुआ, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की, एक क्या होता है, अभिकारक होता है, इधर वाला उत्पाद होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसकी घात कितनी होगी, एक होगी, इसकी कितनी होगी, एक होगी, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कोटि निकालने के लिए घातों का योगफल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया आंसर पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाँ अब इसमें देखिए, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, अर्धायुकाल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अर्धायुकाल यानी कि टी हाफ का मान यहाँ पर कितना दिया है, पर टी हाफ का मान दिया है 60 मिनट दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, 60 मिनट दे दिया है, ठीक है। अब इसमें टी हाफ दे दिया, इसका पहले बेग स्थिरांक निकाल लीजिए। बेग स्थिरांक यानी कि प्रथम कोटि की, यानी कि अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया था हमने, क्या होता है, के टी हाफ बराबर होता है, क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है, के होता है, चूँकि हमें यहाँ पर के निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हाफ, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, निमोर का तो बहुत सिंपल आते हैं, फ्री के नंबर हैं। 693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का मान कितना दिया है, 60 दिया है, कितना दिया है, 60, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, इतना आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। या इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं,
क्या सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते इसे रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया हमारे पास, बेग स्थिरांक के का मान आ गया हमारे पास, यहाँ पर लिखिए के का मान आ गया हमारे पास 0.693 डिवाइड बाई 60। ठीक है 60, इसको के का मान किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, मिनट। ठीक है, के का मान आ गया हमारे पास। और देखिए यहाँ पर इस पर पेज पर सोल्व कर लेते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ पर हमने बताया था, वही क्वेश्चन बार बार घूम फिर कर आ रहे हैं कि कितने समय में, यानी कि समय का मान ज्ञात करना है। कितने समय में कहा गया है, तब भी तो किसका मान ज्ञात करना है, समय, यानी कि टी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कितने समय में टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कितने समय में। ठीक है, अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हमने क्या बताया, जब भी परसेंट दिया हो तो क्या लेते हैं बताइए, यहाँ पर एक्स का, यानी कि एक्स का मान कितना लेंगे, यहाँ पर एक्स का मान कितना लेते हैं, ए का मान कितना लेते हैं, ए का मान, सॉरी एक्स का मान बोले, ए का मान कितना लेते हैं 100, यानी कि 100 में से हो गया 100। और एक्स का मान जो लिखा हुआ है उसको ले लेते हैं, कितना लिखा हुआ है, देखिए ए लिखा होता है 90% लिखा, तो 90 ले लेंगे, परसेंट यहाँ पर परसेंट की जगह पर 100 ले लिया, तो कितना है यहाँ पर, कितना है 90 ले लिया। तो ए माइनस का एक्स निकाल लीजिए, ए माइनस का एक्स निकालने का कितना हो जाएगा 100 माइनस के 90 बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 90 का कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 तो बचेगा, 10 बचेगा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला, वेग स्थिरांक का क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग क्या होता है ए बटे ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला होता है, इसके बेस में 10 होता दिखाया नहीं जाता है, छोड़िए उसको, कोई ज़रूरी लिखना नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर बेस में 10 लिखना चाहते हैं तो लिख लिया, मत लिखिए, छोड़िए। ठीक है, बेस हटाकर ई होता है, यहाँ पर बेस हटाकर 2.3, आपने फार्मूला प्रूफ किया होगा ये, तो के बराबर, या इसको टी को ऊपर ले आइए, के का मान चूँकि हमें मालूम है, टी को ऊपर ले आइए, तो टी बराबर चूँकि इसी को ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा लोग, ए का मान हमें कितना दिया है, ए का मान 100 दे दिया है, 100, ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है 10 दे दिया है, यहाँ पर उड़ा दीजिए इसको, 10 दशामान 100, टी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के हो जाएगा लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, एक छोड़ दीजिए, लोग 10 का मान कितना होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के, लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, हटाइए, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के बचा। अब के का मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के का मान कितना निकाला हमने, देखिए के का मान निकाला 0.693 डिवाइडेड बाई 60, 0.693 डिवाइडेड बाई कितना है 60 है। ठीक है, तो लिखिए, देखिए टी बराबर कितना आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 60 ऊपर पहुंच जाएगा, ए नीचे आ जाएगा 0.693 काटिए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 यहाँ कट जाएगा, या कट जाए, या पॉइंट, या इसकी सबसे पहले यहाँ पर इतनी एक काम कर लेना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, इसको सार्थक अंकों में लेना, डिवाइड कर लेना, बड़ा सिंपल हो जाएगा, बता चुके हैं सार्थक अंक किस टाइप से लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किस पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, मिनट में, समय क्या आ जाएगा मिनट में आ जाएगा। ठीक है, मिनट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये तो काट ही दिया गया है। फिर देखिए उपसंयोजी युग्म में ज्यामितीय साम्यता को उदाहरण से वर्णन कीजिए, निम्न को आईपीसी नाम लिखिए, देखिए लिखेंगे, लिख लीजिए ज्यामितीय साम्यता की परिभाषा। देखिए ज्यामितीय साम्यता क्या होती है, बे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न हो। ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्था यानी कि स्ट्रक्चर का अलग हो, भिन्न हो। ठीक है, संरचना भिन्न हो, ज्यामितीय समावि कहलाते हैं तथा यह गुण ज्यामितीय साम्यता कहलाता है। क्या होती है, बे संकुल यौगिक जिनका क्या हो साम्यता क्या अणुसूत्र समान हो, यानी कि केमिकल जिनका अणुसूत्र क्या हो समान हो परंतु ज्यामितीय व्यवस्था क्या हो भिन्न अलग हो, ज्यामितीय व्यवस्था भी अलग हो। ठीक है, अणुसूत्र समान हो लेकिन ज्यामितीय व्यवस्था क्या हो अलग हो, ज्यामितीय समावि कहलाते हैं। यह गुण उनका क्या कहलाता है, ज्यामितीय साम्यता कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर P2Cl2NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आप लिख लेना इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, फिर देखिए इसके आईपीसी नामकरण लिखेंगे यहाँ पर। पहला देखिए यहाँ पर वही आईपीसी नामकरण हर सेट में आया था, कोई सेट छूटा नहीं जिसमें आईपीसी नाम नहीं आए हैं। ठीक है, गा का क्या है यहाँ पर, गा का फर्स्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर K3Cr। ठीक है, अब तो बनाना आप सीख गए होंगे अच्छी तरीके से, C2H4 का होल थ्राई। ठीक है, होल थ्राई, तो सिंपल धातु कौन सी है हमारे बताइए, सिंपल धातु क्या है हमारे पास, एक पोटेशियम है, ज़्यादातर पोटेशियम ही आता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिगेंड कितने हैं यहाँ पर 3, तो ट्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्राई क्या हो जाएगा ट्राई। ठीक है, फिर इसको क्या लेते हैं ऑक्जेलेटो हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। ठीक है, ऑक्जेलेटो हो जाएगा, फिर इसको ईट में 8 लगा देंगे, क्या हो जाएगा क्रोमेट हो जाएगा,
क्रोमेटिक ऑक्सीकरण संख्या 3 ही आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा है 3 निकालेंगे तब भी 3 पोटेशियम हम जानते हैं, ठीक है, आप निकाल लेना। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा हमें क्या दिया गया यहाँ पर, CO यानी कि कोबाल्ट दिया गया है। फिर क्या दिया है, NH3 का होल 5 दिया गया है, ठीक है, होल 5। और क्या दिया है, CO का CO3 दिया है यहाँ पर। और क्या दिया है यहाँ पर, Cl दिया है, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि सिंपल धातु है नहीं तो फिर क्या आएगा, लिगेंड क्या आएगा यहाँ पर, इसको क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। CO क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। और कार्बोनेटो के बाद में आता है एमीन, पहले आता है, ए पहले आता है, तो पेंटा लिख दिए, पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन। फिर क्या आएगा, ए कार्बोनेटो। फिर क्या आता है, इसको क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। इसमें क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगा, निकाल लेना, 3 आएगा यहाँ पर। इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। इस टाइप से आपको बना देने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए डाई एथिल ईथर के विरेचन की दो प्रमुख विधियाँ लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। फिर क्या लिखना है, ल्यूकस परीक्षण क्या है, इतना का लिखवा चुके हैं, ल्यूकस परीक्षण, इसका प्रयोग किसी यौगिक में पहचानने में, सब लिखवा चुके हैं, किसी यौगिक में पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सब लिखवा दिया था, इतना तो हो गया। यहाँ पर डाई एथिल ईथर के विरेचन की 2 प्रमुख विधियाँ लिख लीजिए। देखिए पहली तो हमारे पास होती है, कोई 2 विधियाँ लिखे, तो पहली तो हम प्रयोगशाला विधि लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहली हम लिख देंगे डाई एथिल बनाने की प्रयोगशाला विधि, लिखिए यहाँ पर, डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियाँ यहाँ पर बनाने की बताई गई हैं उपसर्जक में। डाई एथिल ईथर के विरेचन की 2 विधि, तो पहली लिख लीजिए प्रयोग, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि सही से आप लिख लेना, ठीक है, प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या करते हैं, जब प्रयोगशाला में डाई एथिल, तो एथिल अल्कोहल क्या ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, एथिल अल्कोहल। और क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री पर गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। सांद्र H2SO4 ले लीजिए, तो यहाँ पर H2SO4 को स्टार से लिख सकते हैं हम, HSO4, जिससे कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े रिएक्शन। देखिए इससे निकल जाएगा जल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C2H5HSO4 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है, OH मिलकर क्या बनता है, H2O, ठीक है। अब इस किस पर होती क्रिया, 100 से लिखवा चुके हैं रिएक्शन, 100 से 110 सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है। फिर इसको इधर उठा लाइए, C2H5HSO4, ठीक है। या इसको उल्टा करके ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसको उल्टा करके लिखना चाहते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते छोड़िए। यहाँ पर देखिए SO4, ठीक है, प्लस अब देखिए इसको क्या ले लेंगे, एथिल अल्कोहल को घुमा कर लिख लीजिए, इस टाइप से लिख लीजिए, HOOC2H5 लिख सकते हैं। कितने पर होती है क्रिया, 140 सेंटीग्रेड पर होती है। अब देखिए इतना ये निकल जाएगा, यहाँ पर H2SO4 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, देखिए C2H5OC2H5, डाई एथिल ईथर, यही डाई एथिल OC2H5, ठीक है, C2H5। और क्या निकल जाएगा, H2SO4 यहाँ पर निकल जाएगा, H2SO4। पहली हमारे पास बन गई विधि डाई एथिल बन गई। और दूसरी किससे बना सकते हैं हम, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, ये विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण। दूसरी रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर, वो अब क्रिया लिखवाई थी हमने, विलियम संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण, डाई एथिल ईथर का निर्माण,
निर्माणीय बेचन बातें की बनाने की विधि। तो लिखिए यहाँ पर क्या होती है विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया है। विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया लिखवाई थी, क्या होती है विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है तो क्या ईथर बनता है, इसी को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। लिखवाई थी। तो लिख लीजिए यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड ले लिया RX, क्या होता है एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि ONA ले लिया, क्या होता है सोडियम एल्कोक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Na हमने क्या बताया, Na जहाँ पर Na समझ लिया Cl लिखा हुआ है, B NaCl NaBr NaI, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर NaCl निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास ROR, ठीक है। अब R की जगह पर आप ले सकते हैं यहाँ पर C2H5 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, R की जगह पर लिखिए C2H5, X यहाँ पर क्या ले लीजिए आप Cl ले लीजिए, प्लस का लिख लीजिए Cl ले लिया, और क्या है ONA C2H5, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर एक से यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, NaCl, यहाँ पर माने लगाते हैं, फिर क्या बचा C2H5O C2H5, ठीक है। यही क्या है डाई एथिल ईथर बन गए। दो विधि बताई गई थी, दो विधि बन गया लिख दी हमने। फिर इन्होंने क्या कहा है देखिए, और क्या कहा है परीक्षण हो चुका है। फिर देखिए एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। भाई एक विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। समीकरण लिखनी है औद्योगिक विधि का, ठीक है। औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, भाई समीकरण लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल के दो उपयोग लिखिए, हो चुकी है यहाँ पर शायद एथेनॉल हमने बनवाया था, एथिल अल्कोहल भाई लिखवा दिया था, इतना तो हो गया क्वेश्चन है, ठीक है। बनवाया दिया था यहाँ पर अल्कोहल सब बनवाया दिया था। फिर देखिए एथेनॉल के उपयोग भी लिखवा दिए थे, एथिल अल्कोहल के। एथेनॉल से मेथनॉल परिवर्तन का ये रिएक्शन नहीं हुई थी इतनी, ये बड़ी रिएक्शन है, देखिए इसको हम करवा देते हैं, ये नहीं हुई, तो बाकी सब इतना हो गया था। देखिए बनाएं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया, यानी कि एथेनॉल से मेथेनॉल, क्या बनाना एथेनॉल से मेथेनॉल, यानी कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना। एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल, मेथेनॉल का मेथिल अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है मालूम होगा, क्या होता है फार्मूला एथिल अल्कोहल का C2H5OH, ये लिख लीजिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल बनाइए। देखिए एल्कोहल ले लिए, एथेनॉल मतलब एल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल ले लीजिए, इसकी क्रिया कैसे करा दीजिए CU से कॉपर से 573 केल्विन पर, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर क्या निकल जाएगा EH2, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैसे प्राप्त करो निकालने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। C2H5OH क्या बन जाएगा यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है, एस्टल्डिहाइड बन गया यहाँ पर। फिर जब एथिल अल्कोहल से इसकी क्रिया कराते हैं CU की कॉपर की 573 केल्विन की उपस्थिति में, तो हमेशा ध्यान रखना एस्टल्डिहाइड बनता है। अब देखिए इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, Ht कमल यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा Ht कमल, यानी कि CH3COOH, क्या बन जाएगा Ht कमल बन जाएगा, ठीक है, Ht कमल बन गया। फिर इसकी क्रिया कैसे करा दीजिए NaOH से करा दीजिए, NaOH से करा देंगे। तो यहाँ पर ये H2 निकालना चाहते हैं, निकाल कर दिखा दीजिए H2 को, ये जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर H2 यहाँ पर क्या कर दिया हमने निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा सोडियम एस्टेट बन जाएगा, ठीक है। CH3COONA बन जाएगा, ठीक है, CH3OONA। फिर इसकी क्रिया कैसे करा देंगे NaOH, यानी कि NaOH CO की उपस्थिति में, CO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, करा दी। तो यहाँ पर Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, निकल गया CO3 Na2CO3 यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी मेथेन बन जाएगी, CH4 बन जाएगा मेथेन। अब इसकी क्रिया मेथेन की करा दीजिए, यहाँ पर किससे करा देंगे ब्रोमीन से करा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा CH3 यहाँ पर HBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा HBr निकल जाएगा, एक H यहाँ पर Br, ठीक है Br। तो क्या बचा CH3 बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर CH3Br बचा, क्या बचा CH3Br बचा, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन मैंने बताई थी, CH3Br बचा। अब देखिए CH3Br बचा, अब इसकी क्रिया करा दिए किससे, अब इसकी क्रिया NaOH से करा दीजिए, फिर इसे घुमा दीजिए, ठीक है। NaOH आपको इस NaOH से करा दीजिए क्रिया, फिर NaOH से फिर क्रिया करा दी हमने, तो यहाँ पर NaBr निकल जाएगा, क्या होता है NaBr, सिंपल रिएक्शन है NaBr। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बन जाएगा CH3OH, ठीक है। ये क्या हमारे पास मेथेनॉल है, मेथेनॉल। देखिए इस टाइप से बनाते हैं, बन गया कितने सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर CU 573 केल्विन पर का एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे। देखिए यहाँ पर बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, देखिए CH3 क्या बचे 2H बचे,
ठीक है। H2 यहाँ पर निकाल सकते हैं, H2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। H2 निकल गया तो बचा क्या हमारे पास CH3 CHO बचा, ठीक है। अब इसकी क्रिया ऑक्सीकरण इसमें वो घुस जाएगा, H का अम्ल बन जाएगा, H का अम्ल क्रिया NO2 से करा दीजिए तो सोडियम एस्टेट बन जाएगा यहाँ पर H2EH OH मिलकर H2 निकल जाएगा सोडियम एस्टेट। अब इसकी NaCO से करा दिए तो Na2CO3 निकल जाएगा तो बचा क्या मेथिन बचा। मेथिन की क्रिया ब्रोमीन से करा दिए Br2 से तो यहाँ पर CH3 Br, यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, Ci2I2 ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। फिर यहाँ पर बन जाएगा CH3Br, जहाँ भी CH3Br दिखे वहाँ NO2 रख दीजिए तो NaBr निकल जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, एस्टोन की सोडियम बाईसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसका फार्मूला भी दे दिया है यहाँ पर एस्टोन की। देखिए एस्टोन का फार्मूला क्या होता है बताइए, एस्टोन का फार्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पर एस्टोन की CH3COCH3 होता है एस्टोन का। देखिए फर्स्ट है खाकी, क्या रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट है खाकी, फर्स्ट देखिए फर्स्ट खाकी फर्स्ट। एस्टोन का फार्मूला क्या होता है CH3COCH3, ये क्या होता है एस्टोन का फार्मूला होता है, ठीक है। और प्लस का क्या किससे क्या करानी है हमें, यानी कि सोडियम बाईसल्फाइड यानी कि सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन का सल्फेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर इसको हम संरचना में लिख लें, देखिए CO इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इस डबल O इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर देखिए कार्बन बीच में लिखिए जी, इससे सिंपल हो जाएगी रिएक्शन। CH3 इसके आगे CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, ठीक है CH3 लगा दिया, एक CH3 यहाँ पर इसके नीचे लगा दिया CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया CH3। अब देखिए बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दीजिए, बॉन्ड 4 बॉन्ड, कार्बन की संख्या कितनी होती है 4 1 2 लगा दिया तो 2। अब देखिए एक O है यहाँ पर, O है कि नहीं, O एक बीच से H निकाल दिया तो क्या हो जाएगा OH, बचा क्या हमारे पास NaSO4 बचा, क्या बचा NaSO4, ठीक है NaSO4 बचा यहाँ पर, NaSO4 बचा यहाँ पर। इस टाइप से आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक क्या है एस्टोन है। फिर देखिए दूसरी रिएक्शन किससे हमें क्रिया करानी है, दूसरी रिएक्शन देखिए कहाँ गई, फार्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। फार्मिक अम्ल को, तो फार्मिक अम्ल को फार्मूला क्या होता है फार्मिक अम्ल का, यानी कि फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HCOOH H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, यानी कि H2SO4 के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं लिखा गर्म करते हैं, ठीक है गर्म कर दीजिए भाई, गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकल जाएगा यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा CO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर H2SO4 बन जाएगा, ठीक है डॉट H2O बन जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से हमको बन जाएगा यहाँ पर। देखिए CO यहाँ पर बड़ा निकल जाए तो क्या बचा H2SO4 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा OH, देखिए CO निकल गया तो क्या बचा OH बचा, OH मिलकर क्या बनता है H2O बनता है, वही डॉट H2O लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन यहाँ पर, तीसरी रिएक्शन देखिए, तीसरी रिएक्शन क्या है, एस्टिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। वेरी सिंपल है, एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर है, थर्ड एस्टिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, एस्टिक अम्ल का फार्मूला अमोनिया के साथ गर्म करते हैं NH3, अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया में एस्टेट करवा चुके हैं यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर H इसमें चिपक जाएगा, इसमें A वाला H इसमें चिपका दीजिए और बाकी सब यहाँ पर देखिए NH3 इसमें चिपका दीजिए तो NH4 बन जाएगा, CH3 COO NH4 रिएक्शन आई CNH4 तो क्या है अमोनियम एसिटेट, इसका नाम क्या है अमोनियम एसिटेट। यहाँ पर सोडियम तो सोडियम एसिटेट, यहाँ पर C2 पर तो एथिल एसिटेट, ठीक है फार्मूला बनाना आपको होता होगा। फिर देखिए इसको गर्म कर दीजिए तो यहाँ पर जहाँ इसको गर्म होता है वहाँ H2 निकलवाया था, H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CONH2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेथिल यानी कि CH3, यहाँ पर देखिए CH3CONH2 बन जाएगा यहाँ पर, बन जाएगा ठीक है। अब देखिए चौथी रिएक्शन, तीसरी हो गई चौथी रिएक्शन, देखिए चौथी रिएक्शन दिख रहा है CH3CONH2, देखिए CH3CONH2 यानी कि एक H2 यानी कि 2 H यहाँ पर एक OH निकलता है, H2 निकल गया यहाँ पर। चौथी रिएक्शन देखिए, चौथी रिएक्शन क्या है यहाँ पर बोला गया है, देखिए एस्टल्डिहाइड को टोलरमेट के साथ करते हैं। सारे टोलरमेट करवाएंगे, एस्टल्डिहाइड की क्रिया हो गई, एल्डिहाइड करवाई थी हो चुकी है छोड़िए। फिर बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, देखिए पाँचवीं रिएक्शन H5 हो चुकी है। बेंजामाइड को देखिए बेंजामाइड को किसके साथ गर्म करते हैं, देखिए बेंजामाइड को किसके साथ बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, यानी कि बेंजामाइड दिख रहा होगा, ठीक है बेंजामाइड इस टाइप से यहाँ पर रिंग लगा दीजिए, एक छोड़िए कार्बन इसको छोड़िए यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है बेंजामाइड CONH2 ये बेंजामाइड का फार्मूला। इसको जल के साथ यानी कि H2O के साथ H2O के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है COOH होता है प्लस का NH3 यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है इस टाइप से रिएक्शन है क्या है बेंजोइक अम्ल है,
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन इस तरीके से लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए क्या ले लेंगे यहाँ पर, बेंजामाइड ले लेंगे यहाँ पर। देखिए इस टाइप से लिख लीजिए, अगर रिएक्शन आपको समझ में आए C6H5CONH2 इस टाइप से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जल ले लीजिए, यानी कि HOH वही जल H2O, इसकी H2SO4 की उपस्थिति में करा दिए, H2SO4 को उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। यहाँ पर H2SO4 CU2 की उपस्थिति में, CU2 की उपस्थिति में, ठीक है, क्यूपर ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा C6H5COOH प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर NH3 बन जाएगा। ये लिख लेना रिएक्शन, इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। NH3 बन जाएगा यहाँ पर, क्या है बेंजोइक अम्ल, क्या है अमोनिया है। फिर देखें नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी गई है यहाँ पर, देखिए यानी कि ब्यूटेनॉल बन से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल बन से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाइए यहाँ पर, ब्यूटेनॉल बन से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो देखिए ब्यूटेनॉल बन, ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ब्यूटेनॉल फर्स्ट रिएक्शन है, ब्यूटेनॉल बन क्या होता है, इसका फार्मूला CH3 CH3 CH2 फिर CH2OH, ये क्या है ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेनॉल बन ओल, ये बन पर क्या लगाओ ओल, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ब्यूटेनॉल बन बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो क्या बेंजोइक अम्ल किस टाइप से बनाएंगे, इसकी क्रिया O2 से करा दीजिए, O2 से करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, Br2H2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपको आगे लिखना है, ब्यूटेनोइक अम्ल यानी कि CH3, देखिए CH2 फिर CH2, ठीक है, 3 बार CH2 2 बार लिख लिया, CH2 फिर देखिए इसको तोड़ लीजिए C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये डायरेक्टली लिखते हैं C डबल OH लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है ब्यूटेनोइक अम्ल है हमारे पास, क्या है ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, क्या है ब्यूटेनोइक अम्ल है। इस टाइप से बनाना है आपको। फिर देखिए सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, 2-4 बार करेंगे तभी याद होंगे, कुछ रिएक्शन होती हैं याद करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर किससे बनानी है, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड से एस्टिक अम्ल। तो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, 20 बार बता चुके हैं एस्टल्डिहाइड का फार्मूला। देखिए क्या होता है CH3CHO, ठीक है, हमें बनाना है क्या एस्टिक अम्ल, तो इसमें O1 बढ़ाना है, अभी बनवाया था O, तो O इसमें बढ़ा दीजिए O। पीछे रिएक्शन मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया, वही यहाँ पर रिएक्शन उसके आगे आ गई, तो इसकी क्रिया इससे करा ऑक्सीजन से करा देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा K2Cr2 की उपस्थिति में, K2Cr2OS की उपस्थिति में H2SO4 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फिर की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा एस्टिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, यहाँ पर बन गया। फिर किससे क्रिया करानी है हमें यहाँ पर, फिर कहाँ गई रिएक्शन, फिर करानी है हमें एस्टिक अम्ल से एथिल एस्टेट। तो वेरी सिंपल है, एस्टिक अम्ल से एथिल एस्टेट, इनकी थर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COO, क्या होता है CH3COO एस्टिक अम्ल से, हाँ CH3COOEH, एस्टिक अम्ल से एथिल एस्टेट बनाना है। तो OH अभी रिएक्शन करवाई थी हमने एथिल एस्टेट, ठीक है, सब करवा चुके हैं, वही रिएक्शन घूम फिर करा CH3COOH एथिल एल्कोहल से क्रिया करा दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं OH, क्या लिख सकते हैं OH लिख सकते हैं, यहाँ पर C2H5 लिख सकते हैं, C2H5। अब देखिए यहाँ पर जल निकल जाएगा, यानी कि OH मिलकर ये जल निकल जाएगा, यहाँ पर जल निकल जाएगा, ठीक है। इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 लिख दीजिए, इस पर सांद्र H2SO4। तो यहाँ पर देखिए C2H यानी कि एथिल एस्टेट, यानी कि C2H5 ये क्या हमारे पास एथिल एस्टेट है। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, जल निकाल दीजिए यहाँ पर, बस हो गई रिएक्शन, ठीक है। इतनी सिंपल रिएक्शन कोई होती है। चौथी रिएक्शन देखिए, थर्ड दूसरी है यहाँ पर, तीसरी, चौथी देखिए, चौथी क्या है, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो एस्टोन का फार्मूला क्या होता है भाई, CH3CO डबल बॉन्ड लगा दिया CO CH3, ये क्या होता है एस्टोन का फार्मूला होता है। प्लस का क्या बनाना हमें क्या है, यानी कि एस्टिक अम्ल से एस्टोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीय ब्यूटिल, यहाँ पर ग्रिग्नाइड अपकर्मक ले लिया, यानी कि CH3MgBr ग्रिग्नाइड अपकर्मक, ठीक है। तो कराइए इसकी क्रिया O इस टाइप से ले लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3C जिम का तीन का CH3C, एक CH3C इधर लगा दिया, CH3C लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए CH3C, फिर O ये वाला है O यहाँ पर OMgBr इसके साथ लगा दीजिए, OMgBr लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। एक CH3 यहाँ पर वाला, एक CH3 ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया करा दीजिए, यहाँ पर इस टाइप से क्या करा दीजिए, इसकी क्रिया फिर कराइए यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, जल घाटी, यानी कि H प्लस OH, यानी कि इस पर क्या हो पॉजिटिव, इस पर क्या हो नेगेटिव, ठीक है। इसकी क्रिया तो यहाँ पर MgOH निकल जाएगा, MgBrOH निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। CH3 3 आना चाहिए, CH3L के समूह कितने आने, 3, वही होता है तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ पर OH लगा दीजिए, यही है यहाँ पर तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। क्या है तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, फिर देखिए
3 नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक कौन बनाना है। तो यहाँ पर 3 नाइट्रो क्या ले लेंगे, 3 नाइट्रोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन, आ जाएगी, यहाँ पर दिख रहा होगा, या यहाँ पर कर देते हैं। देखिए लिए यहाँ पर क्या होता है, क्या है यहाँ पर तृतीयक, यानी कि कहाँ गई 3 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन 3 नाइट्रोबेंजीन, 3 नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, 3 नाइट्रोबेंजीन क्या है, 3 नाइट्रो, यानी 3 पर नाइट्रो होना चाहिए। कितने पर होना चाहिए, 3 पर। तो यहाँ से काउंटिंग, यहाँ पर बी आर तो आना है, 3 पर लगा दिए, 1 2 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इस टाइप से फार्मूला बना लेंगे। क्या लिखा हुआ, 3 कहाँ गया, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो 3 यहाँ से काउंटिंग 1 2 3, 3 पर नाइट्रोबेंजीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी क्रिया कैसे, मेटा नाइट्रोबेंजोइक को केसीएन से क्रिया करा दीजिए, पोटेशियम साइनाइड से करा दीजिए, KCN से, KCN। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता, मालूम होगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हमने क्या होता है, KBr निकल जाएगा, KBr यहाँ पर, KBr यहाँ पर निकल जाएगा, निकल गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर KBr निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया। देखिए क्या बचा, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर लगा दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया। फिर देखिए HOH ले लीजिए, यहाँ पर HOH, ठीक है। ये HOH 2 H2 लिए गए यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, HOH H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए, यानी कि हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बन जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। मेटा कहाँ पर होता है, ये क्या होता है, ऑर्थो होता है, ये पेरा होता है, यहाँ पर मेटा होता है, ऑर्थोबेंजोइक अम्ल क्या है, NO2 प्लस का NH3 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, NH3। इतना इस टाइप से रिएक्शन आपको करनी है, बन गई रिएक्शन, ठीक है। 5 नंबर की थी, हो गई यहाँ पर। फिर देखिए ये तो काट दी गई, क्वेश्चन ए भी काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के कार्बोहाइड्रेट के नाम व सूत्र लिखिए। फ्रुक्टोज में इतने समूह उपस्थित दर्शाने के लिए क्रिया लिखिए। सब हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये नहीं हुआ था, ये इतना नहीं करवाया था हमने। वर्गीकरण मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, वे सब लिखवाई थी यहाँ पर, सिद्ध भी करवाया था। इनकी उपस्थिति में दर्शाने के लिए क्रिया कीजिए। ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में समूह पाया जाता है, ग्लूकोज बनाने की विधि में, ये भी प्रूफ कराया था। इतना नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और वर्गीकरण करवा चुके हैं। वर्ग के कार्बोहाइड्रेट के नाम व सूत्र लिखिए, सब हो चुका है। फिर देखिए विटामिन क्या है, ABCD के नाम सब लिखवाया, स्रोत भी लिखवाया था, कमी भी लिखवाई थी, रोग के नाम भी लिखवाया था, सब हो चुके हैं। वही देखिए घूम फिर के 100% क्वेश्चन बताया था, आएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये नहीं करवाया था, ये लिख लीजिए यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा नहीं करवाई थी। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए लिख लीजिए इसकी परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, या हिंदी में लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, बात एक ही होती है हिंदी इंग्लिश। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन व हाइड्रोजन और कार्बन व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, से निर्मित यौगिक होते हैं, ठीक है, यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O का होल बाई होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, के अनुपात में होते हैं, ठीक है। इतना आपको कर देना था, मिल जाएंगे नंबर, ठीक है। और सब हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, सब हो चुके हैं यहाँ पर। सेट नंबर हमारा 5 खत्म है। नेक्स्ट क्लास में छठा सेट सोल्व करेंगे, ठीक है। छठा सेट बड़ा सिंपल है,
कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। फिर 7वां सेट खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2020 के हमारे अनसॉर्ट खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2019 का 19 का आ जाएगा यहाँ पर, कितने का आ जाएगा 2019 का देखा जाएगा, ठीक है। पहले इतना देखिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना।